हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दोस्तों कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज मैं दोबारा से आप लोगों को हिस्ट्री एंड सब्जेक्ट की न्यू सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि क्लास 11 में आते ही आप लोगों को मिलता है द बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ आईएससी हिस्ट्री फॉर क्लास 11। और मैं यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन एंड डाउट आप लोगों को आज क्लियर करना चाहता हूँ कि आईसीएससी हम लोग का था क्लास 10 से पहले। अब हम लोग आ चुके हैं आईएससी बोर्ड के अंदर। अभी आईसीएससी बोर्ड नहीं रहा, ओके, ये हम आईएससी बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, ओके। एंड बिफोर ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ इस बुक से, मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करना, ओके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतर मोटिवेशन और कंटेंट और एजुकेशन कंटेंट जो कि कोई नहीं प्रोवाइड करता, और काफ़ी लोग करते भी ना तो बैच बेच देंगे। फिजिक्स वाला ये बैच, काफ़ी भाई बैच बेचते भाई 4999 का। इतना कौन चार्ज करता है भाई एक स्टूडेंट से? कौन चार्ज करता है इतना? हम नहीं चार्ज करने वाले। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ। आज की वीडियो में जो मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इस बुक के इंटरफेस, ओके। मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, अब सीरियसली मैं ले रहा हूँ चीज़ों को। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग चीज़ों को सीरियसली लो, ओके। क्योंकि बोर्ड में कोई काम नहीं है इस टाइम पे। बोर्ड में मुझे में कोई लिखने का काम नहीं है। और जो आप लोगों को लिखा हुआ प्रीवियसली 299 में ऐसा है, इस मतलब 200 रुपये के अंदर आप लोग मेरी तरफ फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। आप लोग देखते होंगे कि मैं हर वीडियो पे इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलता हूँ, पर आज क्या हुआ, मैं इस वीडियो पे हिंदी क्यों बोल रहा हूँ और कल के वीडियो में मैंने भी हिंदी क्यों बोला था? रीज़न इज़, काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि मैं इंग्लिश में क्या बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, दिस जनरेशन में आपको इंग्लिश बोलने आना कितना ज़रूरी है। कम से कम समझ तो पाओ भाई। बोल नहीं पा रहे, चलो समझ रहा हूँ। अब तो समझ तो पाओ कि मैं सामने वाला बंदा आपको क्या कह रहा है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आप लोग के साथ स्कैम फ्रॉड कुछ भी हो सकता है मार्केट में। आप लोग बोल देंगे ये सर दिस जीएसटी नंबर प्राइस टैक्स लगा हुआ ऐसा वैसा, आप लोग स्कैम हो जाओगे। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग इस बुक के इंटरफेस से, ओके। ये बुक दिखने में जितना मोटा लगता है ना, अंदर से उतना ही हार्ड है और स्ट्रॉन्ग है। इसको समझना काफ़ी मतलब ईजी बात नहीं है। और ये इस बुक को जिसने लिखा है उसका नाम है लेट नंदिता मजुमदार। लेट नंदिता मजुमदार, मतलब काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है कि इस बंदे ने इस बुक को लिखा है, पर नहीं। जिस बंदे ने इस बुक को लिखा है उसने अपनी स्किल्स और राइटिंग अपने लेट मदर, मतलब उनकी मदर जो डेथ डेथ कर गई है, उनके बिहाफ पे या फिर उनके रेस्पेक्ट पे उन्होंने लिखा है। और उनकी मदर का नाम है लेट नंदिता मजुमदार। और इस बुक को असल में किसने लिखा है? वो है अद्वैता बसु, ओके। अद्वैता बसु के माँ का नाम है लेट नंदिता मजुमदार। और मैं ये इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 11 में सिर्फ सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्लास 11 में यही सभी पूछने वाले कि इस बुक का ऑथर कौन था, इस बुक का प्रोड्यूसर क्या था, इस बुक को लिखने का पीछे कारण क्या था। तो अगर आपको पूछे कि टेक्स्ट बुक ऑफ आईसीएससी हिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 11, इस बुक का लॉजिक क्या है, मतलब उसको क्यों लिखा किसी ने? हर कोई भाई पैसे कमाने के लिए लिखता है या फिर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पर इस बंदे ने, इसका नाम है अद्वैता बसु, 2023 में इस बुक को लिखा था। उसने अपनी लेट मदर जो है नंदिता मजुमदार, उनको एक रेस्पेक्ट ट्रिब्यूट देने के लिए लिखा था, ओके। आगे बढ़ते हम लोग। तो इस बुक का प्रीफेस है, ओके। इस बुक के प्रीफेस में आपको सब मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट जी क्यों लिखा है और भी डिटेल में। पर स्टार्टिंग विद द एक्नॉलेजमेंट, इस बुक का मैं एक्नॉलेजमेंट आप लोगों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा धीरे समझना। एक्नॉलेजमेंट जो लिखा है इसने वो है चंद्रिमा बसु मजुमदार। चंद्रिमा बसु मजुमदार इज द रियल नेम ऑफ हिज सन ऑफ मदर नंदिता मजुमदार, ओके। और अद्वैता बसु उसका निक नेम होगा गाइस, जो कि मतलब एजुकेशन प्रोफेशनल लाइन में जो यूज हम लोग नेम यूज करते हैं वो हो सकता है। पर जो असली नाम है उसका वो है चंद्रिमा बसु मजुमदार। और उनके मदर का नाम नंदिता मजुमदार, ओके। आप लोग ये भूलना मत, हाँ। और ऐसे मत लिखना नंदिता मजुमदार, नंदिता के आगे लेट लगाना, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने खुद उस इसके आगे लेट लगा हुआ है, ओके। मतलब उनके माँ की डेथ हो चुकी है। जो भी इंसान डेथ कर जाते हैं उनके नाम के आगे लेट लिखा जाता है, ओके। चंद्रिमा बसु मजुमदार एंड अद्वैत बसु, दोनों मिलकर, ओके। दोनों बस एक ही नाम है। तो इस बुक के शुरुआत में हम लोग को पता चलता है कि कैसे अद्वैता बसु, ओके, जिनका नाम है चंद्रवंता बसु मजुमदार, दोनों पर्सन ने इस बुक को लिखा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही माँ था और उसकी मम्मी का नाम था नंदिता मजुमदार। एक इनकरेज अपने माँ को करने के लिए, जी हाँ माँ, तुम्हारा बेटा अभी एक अच्छा काम कर रहा है, तुम्हारे लिए ये कर रहा है, मैं देश दुनिया को दिखाऊंगा कि आप कौन थे। उसी ट्रिब्यूट से उसके बेटे वसु, ओके, जो भी वो बोलो बोलो चंद्रिका बसु मजुमदार ने इस बुक को लिखा है। तो इस बुक का सिलेबस कैसे फ्रंट पेज पे ही दिया है सिलेबस। आईसीएससी को अलग से सिलेबस का पैटर्न नहीं फॉर मतलब प्रोवाइड नहीं करने वाला, उसने पहले ही दे दिया कि यही सिलेबस है भाई, आप लोगों को तो यही करना होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों ने बोलना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हिम्मत मत हारना, ठीक है। मेहनत करते रहो, सफल तो खड़ा है,
ठीक है। देखो ध्यान से सुनना शायरी को। मेहनत करते रहो, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, सफ़र भले ही लंबा है, तुम्हारा मेहनत छोटा नहीं होना चाहिए, मंजिल तो सामने है, बस तुम्हारे पैर रुकना नहीं चाहिए, सफलता कहाँ है, तुम आज मेहनत करो, कल सफलता तुम्हारे गेट के पीछे खड़ा है। गाइस, तो आप लोगों को बस मेहनत करते रहना होगा, रुकना नहीं है, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ। क्लास 11 देयर, जब आप एग्जाम दोगे ना क्वेश्चन पेपर पे, तो दो हिस्से पे ये क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन को आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे दिए जाएंगे क्वेश्चन के पेपर पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए, और उस क्वेश्चन के में 80 मार्क्स होंगे। ओके गाइस, और जो दूसरा पार्ट आएगा वो था प्रोजेक्ट वर्क, जो कि स्कूल के मतलब क्लासिंग में देखना, आप जब समर वैकेशन चल रहा होगा स्कूल पे, ये खुलते ही आप लोगों को सबसे प्रोजेक्ट लिया जाएगा। प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी दे दिया गया, ओके। और जिन लोगों को नहीं पता प्रोजेक्ट क्या दिया है, तो मैं ये पक्का मतलब आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करने का ना, आप लोग भूलना मत। यही आएगा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कर लेना, आपको कुछ नहीं कुछ तो 18-19 मार्क्स मिल ही जाएंगे 20 के अंदर, ओके। जस्ट लिखना पड़ेगा आपको 20-25 पेज इंट्रोडक्शन के। ओवरऑल बोलो तो हिस्ट्री में आपको 300 पेज का प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा, 300 पेज के अंदर लिख दोगे, आप लोगों को 18-19 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। पर जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो कि रियल एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का होगा, और उसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ओके। 3 घंटे में उसमें फिर से दो दो हिस्से होंगे, ठीक है। पार्ट 1 में 2 हिस्से, लेट मी एक्सप्लेन इट क्लियरली। हिस्ट्री एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2 में भगा, ओके। पार्ट 1 80 मार्क्स का, पार्ट 2 20 मार्क्स का, पर पार्ट 2 पहले होगा। जब वो 20 मार्क्स का हो गया प्रोजेक्ट, फिर पार्ट 1 80 मार्क्स का एग्जाम है। उसमें भी 2 हिस्से हैं, जिसमें 20 मार्क्स और 60 मार्क्स बटा हुआ है। 20 मार्क्स में क्या करना होगा, सुन लो। 20 मार्क्स में आपको एमसीक्यू शॉर्ट कंपलसरी आंसर दी जाएंगे, जिसमें कि आपको टिक मारना होगा, टेस्टिंग फंडामेंटल फैक्टल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटायर सिलेबस। उस 20 मार्क्स के अंदर आप लोग को पूरे सिलेबस का कोर कॉन्सेप्ट का हिडन अंडर एमसीक्यू दिए जाएंगे, ताकि ये दिखने के लिए ये जो बंदा पढ़ रहा है इसके अंदर मतलब कोर नॉलेज तो है ना ओवरऑल, पर छटाई छटाई करके देंगे वो लोग, काफी हार्ड समझ लो। और जो बाकी 60 मार्क्स है, उनके अंदर भी 3 सेक्शन नहीं 2 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। देख लो, सेक्शन के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर पार्ट, इतना सारा इन लोगों ने लॉजिक लगा रखा है गाइस। तो जो है ना, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, हर एक सेक्शन में 5 क्वेश्चन रहेंगे, उन सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन रहेंगे, और उन फिर 5 क्वेश्चन में 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ओके ओके, फ्रॉम ईच सेक्शन, ओके। और एक क्वेश्चन के अंदर 2 सेक्शन होंगे, टोटल ऑफ 5 क्वेश्चन विल बी अटेंड फ्रॉम पार्ट 2। तो अब मैं एक सीरियस मतलब सीरियस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझो कि कल एग्जाम देने जाओगे, 1 महीना है, ठीक है। तो 1 महीने पहले तुम्हारा पार्ट 2 जो कि 20 मार्क्स का था वो होगा। ओवरऑल एग्जाम तुम्हारा 100 मार्क्स का है। जब तुम पार्ट 2 दे दोगे 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट 300 पेजेस लिख के, तो फिर तुम्हारा 18 से 19 मार्क्स सिक्योर हो गया, वो इधर सेफ हो गया, ओके। अब बचा है तुम्हारा 80 मार्क्स का एग्जाम। जो 80 मार्क्स का एग्जाम दोगे उसमें भी 2 हिस्से रहेंगे, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का एमसीक्यू, इसमें क्या आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और 4 ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफी एक मतलब झोल कर रखा है इन लोगों ने, काफी मतलब टफ है, ठीक है। बच्चे पढ़ के समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अच्छा इतना इजी है, पर इतना इजी नहीं है। उन लोगों ने मतलब थोड़ा सा सिस्टम कर रखा है ताकि सारे बच्चे पास ना हो, ऐसे करके। पार्ट 1 में आपको 20 मार्क्स का एमसीक्यू मिलेगा, जो कि काफी अंदर से छटाई करके रहेगा, ओके। वो अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, फिर पार्ट 2 जिसमें 60 मार्क्स है, उसमें और 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन रहेगा 12 मार्क्स का। तो 12 मार्क्स से 5 क्वेश्चन में आप कोई भी 3 चूज कर सकते हो, 12 मार्क्स से, ओके। 3 इंटू 12 आपने जितना किया, तो सेक्शन ए हो गया। अब जो सेक्शन बी है उसमें भी 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उसमें भी आप 3 क्वेश्चन चूज कर सकते हो, और वो भी 12 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसा कुछ होगा आपका पैटर्न। सुया, मैंने आपको यही समझाने के लिए आज खोला, और थोड़ा और डीप में मैं आपको चाहता हूँ समझाने के लिए। जो मेन सेक्शन बी, जो सेक्शन बी से क्या क्वेश्चन आने वाला, ओके। सेक्शन ए में तो समझ लिए जी मतलब एमसीक्यू आने वाला है ओवरऑल होल बुक से, ओके। और सेक्शन बी से क्या आने वाला है, सुन लो एक बार चैप्टर का नाम, इम्पैक्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप ड्यूरिंग द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब यूरोप तो पहले ऐसे एडवांस मॉडर्न नहीं था, वो भी पहले गांव ऐसा छोटा बंजर टाइप का हुआ करता था, पर जैसे जैसे पीपल एडवांस होते गए, स्मार्ट होते गए, उन लोगों ने उसको क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब सिटीज फैक्ट्रीज खोलने लगे, बड़े बड़े घर बनने लगे। वो कब चालू हुआ, लेट 19th एंड 20th सेंचुरी में। लेट 19th, ओके, मतलब जब पहले पहले 19th एरा घुसा, 1900 साल 2000 से कभी जब घुसा, तभी वो लोगों ने चालू कर दिया था। वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ था, कॉजेज इवेंट्स लीडिंग टू इट, मेजर चेंजेस इन वारफेयर एंड स्ट्रेटेजी, पीस सेटलमेंट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस कारण से हुआ था, मतलब कौन सा ट्रीटी इन लोगों का वायलेट हुआ था जिससे वार चालू हुआ था,
और लास्ट में क्यूज कैसे मतलब वार सेटल डाउन हुआ, पीस सेटलमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। अब लीग ऑफ नेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब लीग ऑफ नेशंस क्यों चालू हुआ, लीग ऑफ नेशंस चालू हुआ ताकि दोबारा वार ना हो। और ऐसा क्या कारण हुआ कि लीग ऑफ नेशंस दोबारा फेल हो गया। द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन ये किसी को नहीं पता, ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसलिए हुआ था कि जब वॉल स्ट्रीट क्रैश 1929 में जब क्रैश हुआ था ना, अब वॉल स्ट्रीट क्या है, वॉल स्ट्रीट के अमेरिका का काफी मतलब लॉस एंजल्स का काफी फेमस प्लेस है जहाँ पर ट्रेडिंग होता है, ब्रोकर बैंक अपना इंस्टीट्यूशनल फंडिंग मनी वहां से ट्रेड करती है, ओके इसी को कहता है मतलब ये क्रैश हुआ था तो जब इकोनॉमी में इम्पैक्ट दिया था ना भाई, यूएसए जर्मनी ब्रिटेन फ्रांस जापान, एक सिंगल मतलब इकोनॉमी इतना बड़ा वो लोग फंड ट्रेड करते हैं। पकड़ लो एक बार जब लोग अपना लॉट प्लेस करते हैं वो 1 मिलियन लॉट 1 बिलियन लॉट प्लेस करते हैं, हर एक लॉट का कीमत होता है पता कितना, 10 लाख 10 करोड़। तो इतना जब लॉट वो लोग का सब मतलब लॉस हो गया था, ओके सब कुछ घाटे में चला गया था। तब ऐसे जब हुआ था तब यूरोप ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस इटली की अमेरिका इन सब का इकोनॉमी गिर गया था क्योंकि उतना जब फंड ट्रेड कर रहे वो लोग और काफ़ी बड़े बड़े शहर काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज का फंड वो लोग एक साथ ट्रेड करते थे उनके कैपिटल की तरह। तो जब अचानक इतना लॉस हो गया तब उन लोगों का जो फंड है वो पूरा गिर गया नीचे, ओके उन लोगों का इकोनॉमी गिर गया। तो वही कारण है सेक्शन बी में। तो आप लोगों को इसी चीज़ में मेन फोकस देना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाओगे कि डाउट और प्रॉब्लम कौन कहाँ पे कैसे सॉल्व कर पाओगे। आप लोग देख रहे हो ना कि एग्जाम में इतने सारे पार्ट इतने सारे सेक्शन इतने सारे डिवाइडेंस, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए सेक्शन बी 5 × 12 इतने सारे टफ है। आप लोगों को एक अच्छे मेंटोर एक अच्छे सर टीचर की गाइड चाहिए जो आपको अच्छे से समझा पाए। तो मेरे से बेहतर कोई नहीं होगा आपका ऑप्शन। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मैं डिस्क्रिप्शन में आज पिन कर दूंगा सिलेबस, आप लोग जाके श्योर देखना इस वीडियो को। और इस आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल, ओके बाय।